तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको 2026 में हिंदी का पेपर देना है ना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा, आधे घंटे से भी ज्यादा की ये क्लास होगी, लेकिन आज हम पूरे हिंदी को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो ले लो अपना कॉपी और पेन और बैठ जाओ हमारे साथ, क्योंकि ऐसा क्लास भैया बार बार नहीं मिलेगा। तो क्लास 12 हिंदी 2026 50 नंबर बिल्कुल पक्का, यानी कि आज हम हिंदी में 50 नंबर कंप्लीट करेंगे। अब आप कहेंगे सर जी कैसे? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे पूरा खंड का। देखो, हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। 50 नंबर का रहेगा, 50 नंबर का खा। तो आज हम पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, और इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो हिंदी के ये वायरल क्वेश्चन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस मैराथन क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आपका टारगेट है 100 में 95 प्लस का। देखो भैया, 2026 में 95% की हमारी गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर ला रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम टोटल 7 टॉपिक पढ़ेंगे भैया। हमारे खंड का में टोटल 7 टॉपिक हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का ये आता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश, 10 नंबर का आता है। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश, 10 नंबर। कैसे इनको जाकर कॉपी में लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लेखक का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर का। कवि का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर का। फिर कहानी 5 नंबर की, और खंड काव्य 5 नंबर का। टोटल ऐड करोगे भैया तो पूरे 50 नंबर आपका आएगा। इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। कुछ समय बदलने के लिए समय तो देना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। स्टूडेंट, ये टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य से आएंगे और 5 हिंदी पद्य साहित्य से। तो आज मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि पूरी हिंदी हमें पढ़नी है, पूरा खंड का पढ़ना है। तो 10 क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के, और क्वेश्चन भी मैं आपसे करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है? 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मैं गारंटी लेता हूं कि अब ये तीसरा बार होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख, साहित्य और समाज। भैया इसका दूसरा ऑप्शन सही है, माटी हो गई सोना। इसमें से जो माटी हो गई सोना जो रचना है ना, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। आंख मूंद कर सेकंड ऑप्शन टिक कर देना, लिख देना। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टिक नहीं करना है भैया, उसको लिखना है। तो सारे आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सी रचना हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? सबसे पहला है कल्पसूत्र, दूसरा है पूर्णोदय, तीसरा है कल्पलता, और चौथा है और अंत में। तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा कल्पलता। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इनमें से जो कल्पलता रचना है ना, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, एक एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपके 12th में एक चैप्टर है अशोक के फूल, तो इनका साहित्यिक परिचय जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं। और इनकी रचनाओं को भी पढ़ लेना, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होंगे। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव, कुछ लोग कहते हैं भैया ऑब्जेक्टिव में कुछ फिक्स नहीं होता, कौन सा क्वेश्चन आ जाए। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना जो बार बार रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें भी बता रहा हूं, ठीक है।
फर्स्ट है धर्मवीर भारती, सेकंड है उपेंद्र नाथ आस्क, थर्ड है यशपाल, फोर्थ है विष्णु प्रभाकर। अरे भैया आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर जी की है। कभी कभी इसकी विधा भी पूछी जाती है, तो देखो आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा, ये जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। चलो भैया चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते चलो आगे। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही। शायद आपने हाई स्कूल में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि कलम का सिपाही जो है इसके लेखक कौन है। प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार? तो इसका राइट आंसर होगा अमृत राय। देखो कलम का सिपाही जो जीवनी विधा की रचना है ना, इसके जो लेखक हैं वो अमृत राय जी हैं। दूसरे ऑप्शन पर आप टिक कर देना आंख बंद करके। चलो भैया पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बस देखते चलो पांचवा। निम्न में से कौन प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सी रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की नहीं है? प्रो जी सुंदर रेड्डी जी ने हमारे 12th में भाषा और आधुनिकता चैप्टर को लिखा है। तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता या फिर वैचारिकी शोध और बोध। ठीक है भैया, ये भारत की एकता जो है ना, भारत की एकता जो है ये प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बच्चों। 6 नंबर देखो, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को देखेंगे। 5 क्वेश्चन हमने हिंदी गद्य साहित्य के आपको बताए। अब एक क्वेश्चन बनता है, मैं इसी पेज में करूंगा आपसे क्वेश्चन। बताओ जल्दी से, पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है? पृथ्वी पुत्र ये किसकी रचना है? इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है भैया अपना 12th में हिंदी, तो आपको पता होगा पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है। फटाफट आंसर दो, कहीं से भी लेकर आओ आंसर, लेकिन देना। 6 नंबर क्वेश्चन है, साकेत की नायिका है, साकेत की नायिका कौन है? यशोधरा, उर्मिला, राधा या द्रौपदी? भैया साकेत की नायिका है उर्मिला जी। ठीक है, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी का एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है साकेत। तो साकेत की जो नायिका है, जैसे आप मूवीज देखते हैं तो उसमें हीरो होते हैं, हीरोइन होती है, तो हीरोइन को ही हम नायिका बोलते हैं, हीरो को नायक। तो साकेत जो रचना है इसमें कौन है नायिका? उर्मिला जी। ठीक है, इसमें भी नायिका है। चलो भैया 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, देखते चलो। अभी मैं इसमें भी एक क्वेश्चन करूंगा। भारत भारती की रचना विधा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भारती किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या काव्य? भैया इसका राइट आंसर होगा काव्य। भारत भारती जो है ना, ये काव्य विधा की रचना है। शायद आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 8वें क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चा बड़ी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो बताओ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना कौन सी है? साकेत, पल्लव, प्रिय प्रवास या गीत? अरे भैया प्रिय प्रवास जो है ना, इनका बहुत ही फेमस रचना है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। और इन्होंने हमारे 12th हिंदी पद में एक चैप्टर लिखा है पवन दूतिका। आपको पता होगा पवन दूतिका, राधा जी पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजती हैं। ठीक है, तो ये प्रिय प्रवास जो है इनकी रचना है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, ये क्वेश्चन तो कोई भूल ही नहीं सकता। ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1947 में, सन 1943 में, सन 1950 में या सन 1931 में? अरे भैया तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में हुआ। इसमें मैंने ट्रिक भी बताया था, तार में ता और आता है और 43 में भी ता और आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इतना याद रखना। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 1963 आ जाए तब क्या करेंगे? तो भाई ट्रिक हर जगह काम नहीं करता, लेकिन अगर 43 आया है तो आप टिक कर देना फटाफट। ये ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। 10, पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी मानी जाती है? बताओ इसमें से कौन सी रचना पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? कौन पंत?
ऋषभ पंत? नहीं भैया, सुमित्रानंदन पंत। चलो, पल्लव, युगांत, गुंजन या बेड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा युगांत। युगांत जो है ना, ये पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। हो गए आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। एक क्वेश्चन मैं यहां पे भी करूंगा हिंदी पद्य साहित्य से। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी। और एक और बता दो आप लोग, यामा किसकी रचना है? यामा। ये दोनों रचनाओं के आपको कवि और कवित्री का नाम बताना है। कामायनी के कवि कौन है और यामा के कवि कौन है? ठीक है, चलो हो गया। अब चलते हैं बच्चों, 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन 10 नंबर। चलो अब गद्यांश पे चलते हैं। गद्यांश में मैंने एक ऐसे गद्यांश को लिया है, देखो गद्यांश आता है बच्चों 10 नंबर का। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, आपको हिंदी गद्य के किसी चैप्टर का एक गद्यांश दे दिया जाएगा यहां से यहां तक, और जो गद्यांश मैंने लिया है 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद में 5 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, पांचों का आंसर लिखना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इन क्वेश्चन का आंसर इस गद्यांश में ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हम आपको लिखना सिखाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं आंसर लिखना भी सिखाऊंगा, पहले इसको पढ़ो। गद्यांश जब आपके पास रहेगा ना पेपर में, तो आप सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ लेना, ये ध्यान रखना। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ठीक है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। बस अब ये पहचानो किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा। आपके इस गद्यांश के नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया आप इस गद्यांश को पढ़े हैं तो इसमें देखो राष्ट्रीयता, फिर देखो कई बार यहां पे आपको राष्ट्रीयता नजर आएगी, यहां पे देखो राष्ट्रीयता, यहां पे देखो राष्ट्रीयता, मतलब ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा सिर्फ इस गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम पहचानने से कंप्लीट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे लाइनिंग है, जिसके नीचे रेखाएं हैं ना, उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, अपनी भाषा में इसकी व्याख्या करनी है। अब देखो इसमें करना कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत चेंज करके स्टाइल से ये, ठीक है, लिख दो, नंबर मिल जाएगा। अब ये करने से नंबर नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इस गद्यांश को सॉल्व करना है तो इसका आप कीवर्ड ढूंढिए। देखो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य और राष्ट्र भूमि, ये हमारा कीवर्ड है, इसको इसमें ढूंढो। देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा भैया, ये देखो, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, समझ में आया? तो यही आपको लिख देना है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हम सचेत रहें। ठीक है, बस यही आंसर लिख दो। चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहां पे 2 कीवर्ड हैं, राष्ट्रीयता और निर्मूल। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर कहीं ना कहीं इसमें दिया है। ये देखो, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, बस यही उठाकर लिख दो, वही क्वेश्चन का कीवर्ड। अगर आपको गद्यांश सॉल्व करना नहीं आता ना, वही क्वेश्चन का कीवर्ड उठा लाओ और इसमें सर्च करो और उसको लिख दो, नंबर आपको 100% मैं गारंटी लेता हूं मिल जाएगा। ठीक है, बस सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा होता है। देखो, 5वां, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या अथवा लगाकर ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो देखो सीधा सीधा लिखा है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, बस यही उठाकर लिख दो,
कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भैया, बहुत सिंपल है। मैं आपसे कह रहा हूं एकदम सिंपल हलवा है। तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पांचों का आंसर हमने लिख दिया, पांचों का आंसर ढूंढ लिया। अब जब आप गद्यांश को सॉल्व करना ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले कॉपी में डाल देना, फिर लिखना भूमि का निर्माण, मतलब इसका फर्स्ट वर्ड डॉट 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 करके आवश्यक धर्म है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके आपने कौन सा गद्यांश किया है। ठीक है, और भैया राइटिंग वाइटिंग थोड़ा सुधार लेना, क्योंकि 10-15 नंबर तो उसी के मिलते हैं। आप कितने भी तेज हो, लेकिन आपकी राइटिंग ऐसे एकदम डॉक्टर की तरह होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना, ये ध्यान रखना। अच्छा सुंदर लिखा रहेगा। सुंदर चीजें भाई सबको अच्छी लगती हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, सुंदर चीजें सबको अच्छी लगती हैं। चलो, भूमि का निर्माण डॉट 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 करके आवश्यक धर्म है, ऐसे हमने लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन हमारा था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखो, आप फर्स्ट लिखकर डायरेक्ट लिख सकते थे पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, लेकिन हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे। ब्लैक पेन से ऐसे संदर्भ हेडिंग डाल देना। ये येलो पेन यूज मत करना, येलो रेड, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन ही आपको यूज करना है। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। अब जो मैंने यहां पे अंडरलाइन किए हैं ना, इसको ब्लैक पेन से लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग को ब्लैक से कर देना, में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को ब्लैक से कर देना, द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, राष्ट्र का स्वरूप ब्लैक से कर देना। मतलब लेखक का नाम, पाठ का नाम, ये सब ब्लैक पेन से लिखना, बाकी ब्लू से अच्छा दिखेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर 2 नंबर इसका आपको दे देगा। ठीक, चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जो हमने आपसे बताया था, देखो ध्यान से समझो, ये देखो, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। जरूरी नहीं है कि आप सेम वही लिख दें, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चेंज कर लेना। मैं कहता रहता हूं आप खुद के राइटर हैं, तो देखो ऐसे हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, हमने हेडिंग डाल दिया। अब लिखो ध्यान से, वही चीज थोड़ा चेंज करके लिख दो। देखो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वो राष्ट्रीयता निराधार होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के से पूरी तरह से परिचित रहें, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखें। मतलब उसी चीज को थोड़ा बढ़ा दिया गया और 1-2 लाइन और बढ़ा दिया गया। भाई नंबर आपका 2 पूरे के पूरे ऐसे एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, शायद ये हो गया। हाँ, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन समझ में आया। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कुछ ऐसे ही करनी है। ठीक है, संदर्भ लिखना मैंने आपको, मतलब 2 क्वेश्चन आपके हो गए और आपका 4 नंबर कंप्लीट। तीसरा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो इसका आंसर मैंने आपको दिखाया था अभी जब मैं क्वेश्चन बता रहा था। ठीक है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। ओम, ठीक है, थोड़ा ओपन होने में प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई। ये देखो थर्ड वाला देखो क्वेश्चन, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें। बस यही आपको 2 नंबर दिला देगी और ये आपके गद्यांश में लिखा है, मैंने ढूंढकर बताया था। ठीक है, इजी है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के पास चलना होगा तभी तो हम जान पाएंगे। चलो ओपन हो जा भाई, कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो ये देखो चौथा क्वेश्चन, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। और 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं भैया, बार बार यहां आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है।
ठीक है। तो पहले चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो अभी मैंने आपको बताया ही था, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। यही चीज उठाकर आपको आंसर में लिख देना। चल बेटा खुल जा। ये देखो चौथा, जो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। बस 2 नंबर कंप्लीट भैया। स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, लास्ट के तीनों क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में मिलता है, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हमारा था, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या फिर ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो आंसर होगा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बस 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। और कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर आपको ऐसे देगा, ले बेटा 10/10 ले। अगर आपने अच्छे से लिखा है, अच्छे से प्रेजेंट किया है, 10 में 10 पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गया। चलो गद्यांश भी हो गया, हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिया, गद्यांश देख लिया। अब चलते हैं अपने महत्वपूर्ण पद्यांश पे। चलो भैया ये देखो महत्वपूर्ण पद्यांश 10 नंबर का ये भी आएगा। सेम प्रोसेस भैया, यहां पे आपको ये पद्यांश दे दिया गया है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। पांचों का आंसर लिखो, नंबर ले जाओ। लेकिन इन क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली पद्यांश में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, तब आपको 10 नंबर मिलेगा। चलो इसको पढ़ते हैं, थोड़ा हिंदी निकालते हैं। हम भी आज हिंदी के टीचर हैं भैया, तो चलो हिंदी निकालते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है। देखो ये हमारे पवन दूतिका चैप्टर का पद्यांश है और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। ठीक है, मतलब राधा जी जो हैं पवन को अपना दूत बनाकर भेजती हैं श्री कृष्ण जी के पास। और जब वो पवन को भेजती है ना, तो कुछ चीजें उनसे कहती हैं, परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। देखो वो कहती हैं, राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं, अगर लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। मतलब लज्जाशील, लाजवंती, पथिक, पथिक का मतलब जो रास्ते पे जो चलती हैं, ठीक है, महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर तुम्हें कहीं दिखाई देती है। वो कहती हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई लाजवंती पथिक महिला दिखाई देती है, होने देना विकृत वसना तोना तू सुंदरी को। तो होने देना, होने मत देना, विकृत वसना। विकृत वसना का मतलब होता है उसके वस्त्र को अस्त व्यस्त, उसके जो कपड़े हैं ना उसको अस्त व्यस्त मत होने देना। तो ना तो सुंदरी को, सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को अस्त व्यस्त मत करना। मतलब इतना भी तेजी से मत बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए। अब पवन का मतलब वायु है, अब वायु अगर बहुत तेजी से चलेगा भाई तो कपड़े तो इधर उधर होंगे ही, उड़ेंगे। ठीक है, तो राधा जी कहती है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना को ना तो सुंदरी को। मतलब अगर तुम्हें रास्ते में कोई लाजवंती पथिक महिला दिखाई देती है, मुसाफिर महिला दिखाई देती है, तो इतनी वेग से मत बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं। फिर वो कहती हैं, जो थोड़ी भी श्रमित वो हो गोद ले श्रांतिक होना। जो थोड़ी भी, अगर वो थोड़ी सी भी श्रमित, थकी हुई दिखाई दे, तो गोद ले, उसे अपनी गोद में लेकर उसकी श्रांति मतलब थकावट को खोना, मिटा देना। वो कहती है अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में लेना और उसकी थकावट को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, और होठों की, उसके होठों की और कमल मुख की मतलब कमल सदृश मुख की मलिनताओं को हर लेना, मलिनताओं को मिटा देना। आगे देखो वो फिर कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए। मतलब कोई क्लांता, कोई थकी हुई कृषक ललना, किसान की स्त्री अगर तुम्हें खेत में दिखावे, खेत में दिखाई देती है, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस, परस का मतलब स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, थकावट को मिटा देना। अगर मान लो खेतों में कोई काम कर रहा है, खूब गर्मी है और अचानक हवा चल जाए, बढ़िया ठंडा मौसम हो जाए, कितना मजा आएगा। तो वही राधा जी कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अगर तुम्हें कोई थकी हुई किसान की स्त्री खेत में दिखाई देती है, तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। मतलब जाता कोई, जा रहा हो कोई जलद, यानी कि बादल यदि हो व्योम में, आकाश में, तो उसे ला, तो उसे लाना छाया द्वारा, और उसकी छाया द्वारा सुखित करना, सुखी कर देना, प्रसन्न कर देना तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को। ठीक है, तो कह रही है कि अगर तुम्हें कोई आकाश में बादल जाता हुआ दिखाई देना, तो उसको लाना और छाया द्वारा उस स्त्री को सुखित कर देना, मतलब प्रसन्न कर देना। ठीक है, बस हो गया।
अब क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। ठीक है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इन चारों लाइनों का आपको व्याख्या करनी है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, 6 लाइन है, इसकी व्याख्या करनी है, अभी हम करेंगे भाई। जो मैंने बताया हिंदी मीनिंग वही लिख देना है। ठीक है। तीसरा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं? तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। सबके ऊपर उपकार करना, परोपकार का व्यवहार करना। चौथा, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? तो राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर बादल द्वारा यानी कि मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। पांचवा, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा? तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। बस हो गया भैया, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो, एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं और हम पद्यांश का जो फर्स्ट वर्ड था, जैसे यहां पे है लज्जाशीला डॉट 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 करके भूतांगना को, ये लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि 2 पद्यांश होता है, करना एक ही रहता, तो ऐसे लिख देना लज्जाशीला डॉट 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 करके भूतांगना को। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो लो भैया, हम संदर्भ लिख देंगे फिर से, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, बट हम संदर्भ लिखेंगे। ठीक है। देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। पाठ का नाम भी हो गया, कवि का नाम भी। ये देखो, शीर्षक का नाम और ये कवि का नाम, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो सब ब्लैक पेन से होना चाहिए। ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ऐसे लिख दोगे 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो फटाफट। पीडीएफ चाहिए शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है, देखो ध्यान से, अभी आएगा भाई, ये देखो है ओपन क्यों नहीं हो रहा है? चलो अगली लास्ट बार, ये देखो। ठीक है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वो हो, गोदले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब इसका हम करेंगे व्याख्या। ठीक है, ध्यान से समझना, मतलब व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे जैसे गद्यांश में डाला था। देखो ये रेखांकित अंश की व्याख्या और इसको लिख देंगे भैया, 2 नंबर कंप्लीट। देखो, राधा जी कहती हैं पवन से, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने बेग से मत बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वो थोड़ी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसको स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को मिटा देना। बस हो गया, 2 नंबर कंप्लीट भैया। ऐसे एग्जामिनर देगा 2 नंबर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन, 4 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखो थर्ड, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं? तो राधा पवन दूतिका से राह में कैसा व्यवहार करने को कहती हैं भैया? परोपकार का व्यवहार, कि सबके साथ आप परोपकार का व्यवहार करो, जाओ श्री कृष्ण जी के पास। लेकिन राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। बस 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये तीनों क्वेश्चन लास्ट के जो होते हैं ना भैया, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम लिटिल हुआ है। ठीक है, मतलब लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है बहुत मतलब इजी होते हैं, जैसे आपके गद्यांश में थे। ये देखो, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चल भैया ओपन हो जा। ओम। चौथा, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? तो भैया किसके द्वारा छाया करने को कहा है? हमारे बादल जी हैं, उन्हीं के द्वारा छाया होगा। ठीक है, तो वही हम लिख देंगे। चलो चल भैया, चल लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो, राधा ने पवन दूतिका को थकित
कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है, यानी कि बादलों के द्वारा छाया करने को कहा है। बस हो गया। राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा यानी कि बादलों द्वारा छाया करने को कहा है। बस हो गया। पांचवा क्वेश्चन हमारा था कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा, तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। बस 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। और ऐसे लिखोगे तो कॉपी चेक करने वाला आपको ऐसे देगा भाई 10 में 10। मैं गारंटी लेता हूं पूरे नंबर मिलेंगे, बस तरीका अच्छा होना चाहिए। तो 30 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश हो चुके। चलो भैया अगला देखते हैं हम। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय पर। तो आज हमने लिया है 12th हिंदी के एक ऐसे महान लेखक को जिनका साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये लगातार आए हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इन्होंने 12th में राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर लिखा है। तो भैया साहित्यिक परिचय हमें लिखना है इनका और रचनाएं लिखनी है। तो साहित्यिक परिचय हमारा यहां पे हेडिंग रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। आप ऐसे हेडिंग डाल के भी जीवन परिचय लिख सकते हैं या फिर एक बॉक्स बनाकर भी इनका संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जीवन परिचय हमारा हेडिंग है, लिखेंगे, ध्यान से समझना। इनके इसमें इनका जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, शिक्षा दीक्षा ये सब लिखेंगे। देखो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। बस इतना लिखना है आपको जीवन परिचय में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। किसी भी लेखक, किसी भी कवि का अगर साहित्यिक परिचय लिखना है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय छोटा सा लिखना है, उसके बाद में मेन हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के लिए आपको 3 नंबर और रचनाओं के लिए 2 नंबर मिलते हैं। देखो साहित्यिक परिचय हमारा हेडिंग है, ध्यान से समझो, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, मतलब साहित्यिक परिचय में हमें लिखना है इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है, क्या क्या करते थे, कैसी रचनाएं करते थे, ये सब आपको लिखना है। पुरस्कार मिले हैं तो उसको भी लिख देना। तो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। बस इतना आपको लिख देना है भैया, आपका साहित्यिक परिचय कंप्लीट है और 3 नंबर आपके हाथ में। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, बस यही लिख देना। ऐसे एग्जामिनर 3 इसका देगा और 2 नंबर आपको मिलेगा रचनाओं का। ये देखो रचनाएं, ऐसे रचनाएं हेडिंग डालना, लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। अब हेडिंग डाल डाल के अच्छे से लिखना। देखो निबंध संग्रह में इन्होंने पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध प्रबंध में पाणिनकालीन भारतवर्ष, आलोचना साहित्य में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन और संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन इन्होंने किया। बस ये हो गई इनकी रचनाएं, इसको भी नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट, बस हो गया। 2 नंबर इसका भी मिलेगा, यानी कि टोटल एग्जामिनर आपको ऐसे देगा 5/5 अगर ऐसे लिख कर आओगी। ये ध्यान रखना भैया, बहुत इजी होता है मेरे हिसाब से, बाकी आपके ऊपर है भाई, आप कैसा देख रहे हैं इसको, किस नजरिए से। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब चलते हैं अपने कवि का साहित्यिक परिचय। और कवियों में आज मैंने लिया है महादेवी वर्मा जी को, कवित्री हैं, बहुत फेमस हैं, लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। देखो सारे लेखक, सारे कवियों का साहित्यिक परिचय मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है, एक ही वीडियो में, बट आज मैराथन क्लास है तो जानना जरूरी है। चलो जीवन परिचय हेडिंग डालो। इसमें भी सबसे पहले महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था।
इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। लगभग 80 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तुरंत जस्ट नाउ स्क्रीनशॉट। अब चलो भैया साहित्यिक परिचय देखते हैं। भैया साहित्य में इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, बहुत महान लेखिका है। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। देखो महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है, मतलब ये ज्यादातर ना काव्य रचनाएं करती थी, ठीक है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी मतलब प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। मतलब छायावादी युग की जो बृहत चतुष्टयी है, 4 सबसे फेमस कवि और कवित्री है ना, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी, ठीक है, में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, थोड़ा सैडनेस है, थोड़ा करुण रस आप समझ सकते हैं। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। अब इनको पुरस्कार बहुत ज्यादा मिले। देखो भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बताओ 5 पुरस्कार। सबसे पहला पद्म भूषण हमारे राष्ट्रपति जी ने दिया, फिर उसके बाद में शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से, और मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। 1983 में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। कभी कभी क्वेश्चन आता है महादेवी वर्मा जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भैया, तो यामा पर। किस रचना पर, ठीक है, आगे देखो। चलो हो गया, इसका आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिलेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, तुरंत लो, हो गया। चलो अब रचनाओं पे आ जाते हैं, रचनाएं देख लो। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। जैसे देखो काव्य रचनाएं देख लो, काव्य में निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा, यामा, ये सब इनकी काव्य रचनाएं, बहुत फेमस रचना है इनकी। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। बस 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो। अब भैया ऐसे लिखकर आओगे, एग्जामिनर आपको 5 में 5 पूरे नंबर देगा, कोई एक भी नंबर काट ही नहीं सकता। बस हो गया, ठीक है। आगे बढ़े भैया, चलो अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आ चुके हैं हम कहानी पे। भैया अगर कहानी की बात करें तो ये आपकी कहानी बना देगी अगर आप सिर्फ 2-3 कहानियां पढ़ लेते हो। पंचलाइट, बहादुर और लाठी, 3 कहानी आप पढ़ लो, तीनों के उद्देश्य और सारांश दोनों को पढ़ लो, 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। मैं ऐसे लिखकर ऐसे स्टाम्प पेपर पर दे सकता हूं, ठीक है, कोई नहीं काट सकता क्योंकि 100% फिक्स होता है कहानी। तो आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, और ये कितनी बार आ चुका है आप खुद ही देख लो। तो एक कहानी की 2 चीजें होती है, एक उद्देश्य, दूसरा सारांश। जैसे पंचलाइट कहानी है तो इसका एक उद्देश्य है, एक सारांश है, दोनों पढ़ना है आपको। बहादुर कहानी का भी दोनों और लाठी का भी दोनों, बस आपका 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो चलो उद्देश्य पढ़ते हैं, आखिर उद्देश्य क्या है इसका, तो हम बता देते हैं भैया आज ध्यान से। देखो फणीश्वर नाथ रेड जी की हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। मतलब फणीश्वर नाथ रेड जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। मतलब पंचलाइट कहानी के जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेड जी हैं। अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक प्रवेश की कहानी है। पंचलाइट जो है ना, ये बिहार के आंचलिक प्रवेश की कहानी है जहां पिछड़े लोग रहते हैं। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। मतलब आप पंचलाइट शीर्षक को ही पढ़ोगे ना, जैसे आपको एक्साइटमेंट होगा यार पूरी कहानी समझ लें, ठीक है। इस कहानी के द्वारा रेड जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आगे देखो क्या है यहां पे, ये देखो
गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं तथा उसे मनोनुकूलन आचरण की छूट भी मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। मतलब आवश्यकता जो है ना वो बड़े से बड़े संस्कार को भी व्यर्थ साबित कर देती है। कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्रण उपस्थित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ है। हाँ, आगे देखो क्या है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या दोष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेड जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेड जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। चलो आप तीनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लिख लेना। ठीक है, मतलब आप अपनी कॉपी में लिख लेना। देखो ध्यान से, सबसे पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, सारा का सारा लिख देना है। 5 नंबर कंप्लीट है भैया। ठीक है, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लो, बस हो गया। ठीक है, तो ये थी पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। अब देखो हमारे खंड काव्य में ही एक टॉपिक आता है बच्चों, वो है खंड काव्य। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, खंड काव्य। अब देखो खंड काव्य एक ऐसा टॉपिक है ना जो जिला वाइज होता है। जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी में किसी जिले में मुक्त यज्ञ होगा, किसी जिले में रश्मि रथी, किसी जिले में आलोक वृत्त, किसी जिले में त्यागपथी, किसी जिले में श्रवण कुमार और भी हैं। ठीक है, तो आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है कमेंट कर देना। खंड काव्य नहीं पता, जिला का नाम ही कमेंट कर देना, हम बता देंगे। ठीक है, तो खंड काव्य आपको स्वयं पढ़ना है क्योंकि मैं किसी एक पार्टिकुलर जिले का खंड काव्य नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप खुद पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़े, खंड का को देखते हैं। तो भैया हमारा आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। खंड खा आज हम कहां देखेंगे, आज हम सिर्फ खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ रहे थे। तो पूरे 50 नंबर का पेपर आज मैंने सॉल्व करा दिया भैया। देखो ऐसे मेहनत करते रहो, एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। किसी का मेहनत जो है ना कभी बेकार नहीं जाता है। अपने मेहनत पर भरोसा रखो, किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है। नहीं तो आप किस्मत के भरोसे बैठे रहें, यार अगर किस्मत में होगा तो पास हो जाएंगे, किस्मत में होगा इतना आ जाएगा। भैया किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। तो चलते हैं इसी लाइन के साथ। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।